वेलकम टू अवति क्लासेस। यूपी टेट पेपर फर्स्ट से बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत आज हम 30 प्रश्नों का एक सीरीज लेके आए हैं। एक मॉडल पेपर है आपके लिए जो कि आपको आने वाले यूपी टेट पेपर फर्स्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो इसी प्रकार हम चलते हैं आगे अपने प्रश्न के ऊपर। जो आज का पहला प्रश्न है हमारा कि उत्तर प्रदेश में मंडलीय मनोविज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि मंडलीय मनोविज्ञान और जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर या फिर AB दोनों। तो जो मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र है तो इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा क्योंकि यह मंडल में इसका केंद्र का स्थापना किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है कि व्यक्तित्व परीक्षण का कौन सा तरीका स्वविवरण से संबंधित है। तो स्वविवरण से संबंधित है रोर्सा इंक ब्लॉट परीक्षण, है ना। ब्लॉट परीक्षण, रोर्सा इंक ब्लॉट परीक्षण जो है वह किससे संबंधित है? स्वविवरण से संबंधित है। प्रश्न अगला देखते हैं। शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण है। शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण क्या है? तो शिक्षण क्या है? निदानात्मक शिक्षण। क्या है? निदानात्मक शिक्षण। शिक्षण के स्वरूप के आधार पर शिक्षण है। आगे देखते हैं। ब्रिजेस के अनुसार बच्चे में क्रोध का संवेग प्रथम बार कब उत्पन्न होता है? तो जो क्रोध का संवेग होता है वो ब्रिजेस के अनुसार अगर देखा जाए तो वो 6 महीने की आयु में, कितनी वर्ष में? 6 महीने की आयु में जो है संवेग प्रथम बार उत्पन्न होता है। कौन सा संवेग? क्रोध का संवेग। आगे देखते हैं। 5वां है कि आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के शील गुण किन 3 स्तरों के हैं? तो शील गुण जो है, शील गुण किसके अनुसार? आलपोर्ट के अनुसार। आलपोर्ट के अनुसार व्यक्ति के शील गुण प्राथमिक, गौड़ तथा केंद्रीय। प्राथमिक, गौड़ तथा केंद्रीय, 3 जो है शील गुण हैं आलपोर्ट के अनुसार। आगे देखते हैं। कक्षा कक्ष में शिक्षण से संबंधित सबसे प्रभावी तत्व हो सकता है। तो कक्षा कक्ष में शिक्षण से संबंधित जो सबसे प्रभावी तत्व होगा वो क्या है? बालकों की विषय में रुचि। बालकों की विषय में रुचि जो है यहाँ पर सबसे प्रभावी तत्व माना जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। बालकों में अभिप्रेरणा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो यहाँ पर एक बात कहा गया है कि यह व्यक्ति को लक्ष्य तक पहुँचने के लिए मजबूर करती है। तो यह जो है अभिप्रेरणा के संबंध में सत्य नहीं है, क्योंकि अभिप्रेरणा जो है मजबूर नहीं करती है, सिर्फ वो मोटिवेट करती है कि आप करने के लिए प्रयास करें, ना कि मजबूर करती है ना। अगला है कि निम्न में से क्या शिक्षा का एक यथार्थवादी लक्ष्य है? तो यथार्थवादी लक्ष्य इसमें से चरित्र निर्माण होता है। क्या है? चरित्र निर्माण जो है शिक्षा का यथार्थवादी लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला कहा जा रहा है कि कमजोर बालकों के शैक्षिक स्तर को आप कैसे ऊपर उठाएंगे? तो एक कमजोर बालक है, उसके शैक्षिक स्तर को अगर हमें ऊपर उठाना है तो हमें क्या करना होगा? हमें जो है कमजोर विद्यार्थियों को अधिक समय देकर, कैसे? कमजोर विद्यार्थियों को अधिक समय देकर हम उसके शैक्षिक स्तर को ऊपर उठा सकते हैं। प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ विषय सामग्री के प्रस्तुतिकरण में एक शिक्षक को निम्नलिखित सावधानी बरतनी चाहिए। तो कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए? तो दृष्टांतों का पर्याप्त प्रयोग, उचित प्रश्नों की प्रस्तुति और स्पष्ट उच्चारण एवं भाषा प्रवाह। तो ये सभी जो है सावधानियां बरतनी चाहिए प्रयोग प्रदर्शन के साथ साथ। अगला प्रश्न है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम का सुझाव किस ओर होना चाहिए? तो पाठ्यक्रम का सुझाव जो है अगर प्राथमिक स्तर पर होता है तो वहाँ पर हम बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर रखते हैं। किसमें? बाल अभिवृद्धि के समस्त पक्षों की ओर होनी चाहिए क्या? पाठ्यक्रम का झुकाव। अगला प्रश्न है कि शिक्षण की निम्नलिखित तकनीकों में से किसमें मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरण का गुण निहित है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि छात्रों की अन्योन्य क्रिया में क्या होता है? मूल प्रावृत्तिक अभिप्रेरण का गुण निहित होता है। याद रखना है आपको कि छात्रों के अन्योन्य क्रिया में। अगला है कक्षा शिक्षण के दौरान
प्रश्न उत्तर विधि से। तो जब कक्षा शिक्षण एक टीचर है जो है आपके जो है कक्षा में पढ़ा रहा है, या फिर आप एक शिक्षक हो, आप जो है अपने कक्षा में शिक्षण कर रहे हो, है ना, तो उस समय जो है जो प्रश्न उत्तर, है ना, जो प्रश्न उत्तर का जो वो विधि होती है वो किस लिए होती है, तो उससे हम ये देखते हैं कि जो हम पढ़ा रहे हैं वो बालक कितना समझ रहे हैं। हम पढ़ा रहे हैं तो वो समझ में आ भी रहा है या फिर नहीं, तो उसमें जो है प्रश्न उत्तर विधि से इसको हम मालूम कर लेते हैं। फिर छात्रों में आत्मविश्वास पैदा होता है और बढ़ता है कि हाँ मुझे ये कंप्लीट हो गया। और आगे है कि छात्रों की अपनी बात ठीक ढंग से पूछने का प्रशिक्षण मिलता है ना, कि वो कैसे पूछा जाए, तो वो भी प्रशिक्षण मिलता है क्या करने से, प्रश्न उत्तर विधि से। तो ये सभी क्या हैं, उसके महत्वपूर्ण पहलू हैं, है ना। आगे देखते हैं, निम्न में से कौन सा कथन संप्रेषक के लिए नहीं है। तो संप्रेषक के लिए यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि एक अच्छा संप्रेषक एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता, यह गलत है, यह यहाँ पर गलत माना जाएगा, बाकी सभी जो है सही हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण विधि का उद्देश्य निहित है। बाल केंद्रित शिक्षा विधि का उद्देश्य निहित है, तो वो किसमें निहित है, वो छात्रों में मुक्त ढंग से सीखने की योग्यता का विकास करने में, छात्रों में स्वतंत्र कौशलों का विकास करने में, और छात्रों में आत्मनिर्भरता का विकास करने में। ये सभी क्या हैं, ये सभी हैं बाल केंद्रित शिक्षा विधि के उद्देश्य हैं, है ना, शिक्षण विधि के उद्देश्य हैं जो बाल केंद्रित होता है। आगे देखते हैं, शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो शिक्षण में पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है, वो शिक्षण को रोचक बनाने में, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए। रोचक, सुग्राही एवं प्रभावशाली बनाने के लिए क्या करते हैं, उसमें हम पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। अगला देखते हैं कि निम्न में से वह विधि जिसके द्वारा कक्षा कक्ष में छात्रों को अभिप्रेरित किया जा सकता है। तो अभिप्रेरित करने की कौन सी विधि यहाँ पर होगी, तो उनमें प्रतियोगी भावना विकसित करके, उनमें क्या करते हैं, प्रतियोगी भावनाओं को विकसित करके जो हम क्या करते हैं, उनको अभिप्रेरित कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बालकों के विकास में शैक्षिक निर्देशन का क्या महत्व होता है। तो शैक्षिक निर्देशन बालकों के विकास में, उनके शैक्षिक समस्याओं का परिहार करने में, शैक्षिक निर्देशन का बहुत ही महत्व होता है। अगला प्रश्न कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा बालक शारीरिक रूप से भिन्न है। तो कौन सा बालक शारीरिक रूप से भिन्न है, तो वो होगा श्रवण शक्ति और दृष्टि क्षति और अपंग बालक। ये सभी शारीरिक रूप से क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये सभी बालक जो है भिन्न होते हैं शारीरिक रूप से। प्रश्न अगला देखते हैं, यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते तो इसका क्या कारण हो सकता है। तो इसका कारण ये हो सकता है कि उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो, या फिर उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही हो, या फिर उस शैली में जिस शैली से छात्रों को पढ़ाया सिखाया जा रहा हो, तो इस दौरान छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते। इसका तात्पर्य इन तीनों में से, इन सभी में से जो है एक या फिर सभी हो सकते हैं। अगला देखते हैं कि आप एक छात्र की पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं, है ना, आपका एक छात्र पढ़ाई की ओर ध्यान नहीं दे रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे। ठीक है भाई, आप जो है कक्षा में पढ़ा रहे हैं, उस समय आप ये देखते हैं कि एक बच्चा जो है आपकी पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है ना, तो उस समय आपका क्या कर्तव्य होता है, तो आप क्या करेंगे कि पढ़ाते समय उससे प्रश्न पूछते रहेंगे ताकि उसका ध्यान पढ़ाई में लगा रहे, यानी कि वो भटकने से पहले आप उसको ध्यान आकर्षित कर लें अपनी तरफ, प्रश्न को पूछकर, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का संबंध है। तो समावेशी शिक्षा का संबंध देखिए, उसमें विकलांग बच्चे भी होते हैं। क्या होते हैं, विकलांग बच्चे भी होते हैं। लैंगिक समानता एवं भेदभाव रहित शिक्षा होती है। विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक बच्चों की शिक्षा होती है। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है समावेशी शिक्षा का संबंध है इन सभी से। तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लिए होंगे। आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। ये है कि मास्लो के अनुसार, अगला प्रश्न क्या है, मास्लो के अनुसार बालक सबसे पहले अपनी
कौन सी आवश्यकता पूरी करता है? तो बालक जो है सबसे पहले दैहिक आवश्यकताओं को पूरी करता है। कौन सी आवश्यकता? दैहिक आवश्यकताओं को पूरी करता है। अगला प्रश्न है कि अधिगम हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि है। अधिगम हेतु सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी हो सकती है? तो वो ज्ञात से अज्ञात की ओर, यानी कि आप किसी वस्तु को अगर देखते हैं तो ठीक है, उसको लेकर अवलोकन कीजिए। अवलोकन करने से उसके बाद परिकल्पना कीजिए, उसके बाद है ना, अवलोकन करते करते आप कल्पना कीजिए कि क्या हो सकता है ना। एक सृजनात्मक बुद्धि की तरह आप परिकल्पना कीजिए, उस बारे में विचार कीजिए, कुछ संभावना निकालिए, है ना, कि ये हो सकता है। तो वो क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, जो हमें प्राप्त है और जो नहीं प्राप्त है उसके बारे में हम विचार करें, तो वो क्या है? ज्ञात से अज्ञात की ओर। फिर अगला हम देखते हैं, अगला है यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात होगा। आप लोग ध्यान दीजिए कि ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा, है ना, ज्ञात से अज्ञात की ओर होगा। अगला देखते हैं, अगला है कि बच्चों के लिए उपयुक्त विषय का चुनाव किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो बच्चों के लिए उपयुक्त विषय का चुनाव किस आधार पर किया जाना चाहिए? तो वो होता है, चाहे वो बच्चों की अभिरुचि के आधार पर और बच्चों की बौद्धिक क्षमता के आधार पर, बच्चों के रुझान के आधार पर, इन सभी के आधार पर क्या करते हैं हम? चुनाव का आधार पर, इनके चुनाव के आधार पर हम इनका उपयुक्त विषय के चुनाव के आधार पर इनका, है ना, वो करते हैं, क्या करते हैं? इसमें चुनाव करते हैं उपयुक्त विषय पर। इन सभी पर जो है उनका चुनाव किया जाता है। आगे देखते हैं, यदि कक्षा कक्ष में पढ़ाया जाने वाला पाठ छात्रों की बौद्धिक और भावात्मक अपेक्षा के अनुकूल ना हो, मतलब कि जो आप पढ़ा रहे हैं वहाँ पर वो भावात्मक अपेक्षा के अनुकूल ना हो, तो उस समय आप क्या करेंगे? उस समय आपकी जिम्मेदारी है कि कक्षा में अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है। उस समय अनुशासनहीनता पैदा हो सकती है अगर उनका जो है वो पढ़ाई से दिल ना लगे, है ना। कक्षा के छात्र उसको रुचि से नहीं सुनते हैं अगर वो सही तरीके से नहीं पढ़ाया जा रहा होगा, और अध्यापक को छात्रों का सहयोग नहीं मिल पाता, तब भी जो है अनुकूलन होने लगता है। तो ये सभी इनमें सही ऑप्शंस हैं। अगला देखते हैं कि एक बालक आपके प्रश्न का आंशिक रूप से सही उत्तर देता है। एक बालक है, आपने उनसे प्रश्न पूछा तो वह आंशिक रूप से सही उत्तर देता है, यानी कि बहुत नज़दीकी मामला है। तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी उस समय? तो आपकी प्रतिक्रिया यह होनी चाहिए कि बालक के प्रयास की सराहना करनी चाहिए, उस समय आपकी प्रतिक्रिया यही होनी चाहिए। अगला देखते हैं कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। कैसे होते हैं? बहुत तीव्र बुद्धि वाले होते हैं। ऐसे छात्रों की पाठ्य वस्तु के संबंध में आप क्या करना चाहेंगे? तो आप जो है उनके ऐसे बुद्धि वाले बालक के जो है आप उनके पाठ्य वस्तु के संबंध में उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे। क्या करेंगे? उन छात्रों को विशेष कार्य देंगे जो सामान्य कक्षा के छात्रों को दिए जाने वाले कार्य से मुश्किल होंगे। तो वो तीव्र बुद्धि वाला बच्चा है तो आप जो है उनको विशेष कार्य देंगे जो उन सबसे अलग होगा जो सामान्य छात्र हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की विशेषता क्या है? तो बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली की विशेषता यह है कि वह जो है इनमें शिक्षण में छात्रों की भागीदारी अधिक होती है, इसमें बालकों को प्राधान्यता दी जाती है और शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ये सभी क्या हैं? बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली के विशेषता हैं। और धीरे धीरे हम लोग अपने जो है अंतिम प्रश्न पर पहुंच चुके हैं। हमारा अंतिम प्रश्न आज का है कि परिवार अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है। आप इस कथन से सहमत हैं या फिर नहीं? तो देखिए, यह जो है अनौपचारिक शिक्षा प्रदान करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है और पूर्ण रूप से आप इसमें सहमत होंगे, है ना। तो इस प्रकार से आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप जरूर कुछ न कुछ आप कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाएं। धन्यवाद।